छात्र की आवाज को बुलंद और बिहार की सियासत में छात्र राजनीति का राजनीतिक महत्व इतना प्रबल है कि वो कई वर्षों तक इसके लेकर चर्चाएं होती रहती है। लेकिन 1975 के छात्र आंदोलन से पहले भी पाटलिपुत्र की सियासी गलियारे में एक लड़के ने अपनी धमक मजबूती से बना रखी थी। कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाला वो नेता आने वाले वर्षों में कांग्रेस के लिए ही बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। एक सीट जीतकर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए पाटलिपुत्र के सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के तौर पर राजभवन में शपथ लेने वाला था। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ भिड़ गया, और वो कहानी इतनी दिलचस्प बन गई कि आज भी पाटलिपुत्र से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में उसकी चर्चा कभी कभार हो जाती है। एक ऐसे नेता की कहानी जो मुख्यमंत्री को चुनाव में पटकनी तो देता है, लेकिन शायद उसे ये उम्मीद नहीं थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसे उसी पटना में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाया जाएगा। ये कहानी बिहार के चौथे मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा की है। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज के मुख्यमंत्री सीरीज में हम बात करेंगे महामाया प्रसाद सिन्हा के सियासी सफर के बारे में। महामाया बाबू कांग्रेस से सियासत की शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण सिंह की सरकार के खिलाफ मुखालफत करते हुए अपनी स्थिति को पटना और से लेकर तमाम इलाकों में मजबूत करने के लिए छात्रों के बीच पहुंच जाते हैं। मौका आता है जब ट्रांसपोर्ट यूनियन के खिलाफ पटना में छात्रों का बड़ा हंगामा चल रहा था। महामाया बाबू उन छात्रों के आंदोलन में शरीक होने पहुंच जाते हैं। पटना में बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन को गोली चलानी पड़ गई, और उसी गोली लगने से सिवान के एक लड़के की मौके पर मौत हो जाती है। ये खबर पटना से लेकर दिल्ली की सियासत में बड़ी तेजी से फैलने चली जाती है। पटना में छात्रों का आंदोलन और बढ़ता चला जाता है, और उस समय के तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेश प्रसाद सिन्हा के खिलाफ लगातार छात्रों में रोष बढ़ता चला गया। लेकिन ये रोष आने वाले समय में महेश बाबू के लिए बड़ा सियासी संकट लाने वाला था। इसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की थी। आइए उस कहानी के बारे में आपको और अच्छे से रूबरू कराते हैं। 1957 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला था, तो उस समय महेश बाबू को मुजफ्फरपुर की सीट से पार्टी ने लड़ाने का फैसला किया। क्योंकि मुजफ्फरपुर में राजनीतिक समीकरण को समझने वाले ये जानते होंगे कि भूमिहारों का अच्छा खासा राजनीतिक वजूद था, और महेश बाबू भूमिहार जाति से आते थे। लेकिन जन क्रांति दल ने महेश प्रसाद सिन्हा के खिलाफ छात्रों की बुलंद आवाज को आगे बढ़ाने वाले महामाया प्रसाद सिन्हा को उस सीट से चुनावी मैदान में उतार देते हैं। सियासत को जानने वाले उस समय के लोगों का लगने लगा कि ये महामाया बाबू के लिए बड़ा संकट का समय है, क्योंकि महेश प्रसाद सिन्हा ये सीट आसानी से निकाल ले जाएंगे। लेकिन बिहार की सियासत में कोई सीट इतनी आसान नहीं कि वो लगातार एक व्यक्ति के लिए मुफीद साबित हो सके। ये खबर श्री कृष्ण बाबू तक पहुंची। छात्रों के बढ़ते सपोर्ट की भनक जब मुख्यमंत्री को लगी, तो उन्होंने अपनी आवाज को दिल्ली के सियासी गलियारों में पहुंचा दी। और फिर बिहार में जब प्रचार करने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बिहार आए, तो उन्हें मुजफ्फरपुर में भी एक रोड शो करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रोड शो के कारण भी अगर कोई बड़ा नेता अपनी सीट नहीं बचा सके, तो समझ जाइए कि विपक्ष में खड़ा नेता के पीछे जनता की ऐसी सपोर्ट खड़ी है जो सिस्टम और सरकार के खिलाफ उसे लगातार ललकारते हुए दिखाई पड़े। 1957 के चुनाव में महेश बाबू को महामाया प्रसाद सिन्हा ने बड़ी पटकनी दे दी। लेकिन महेश सिन्हा के लिए ये बड़ी राजनीतिक संकट आने वाले 10 सालों के बाद महामाया प्रसाद सिन्हा के लिए एक बड़ा सफलता की चाबी साबित होने वाली थी। चलिए आपको ले चलते हैं 1967 के उस राजनीतिक दौर में, जब केबी सहाय के खिलाफ छात्रों का आंदोलन पटना में एक बार फिर तूल पकड़ता चला जा रहा था। फीस वृद्धि को लेकर पटना यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम कॉलेज के छात्रों ने पाटलिपुत्र की सियासत में अपनी धमक को मजबूत करने के लिए केबी सहाय के खिलाफ आंदोलन करने लगे। केबी सहाय की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। महामाया बाबू छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनका विरोध कर रहे थे। फिर जैसे ही चुनाव का वक्त सामने आया, तो केबी सहाय के धुर विरोधी रहे रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने एक ऐसी सियासी चाल चल दी जो आने वाले वर्षों में कांग्रेस के लिए एक बड़ा सियासी संकट साबित होने वाला था। 1967 के बिहार विधानसभा के चुनाव में पटना पश्चिम की सीट से पर्चा भरने वाले केबी सहाय को लगा कि यह सीट कायस्थों के लिए मुफीद सीट है, और जिस जाति से आते थे केबी सहाय, उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वो सीट ये आसानी से निकाल ले जाएंगे। लेकिन शायद उनको इस बात की भनक नहीं थी
कि जन क्रांति दल के तरफ से महामाया प्रसाद सिन्हा को इस सीट से चुनाव लड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। नतीजा जब सामने आया तो केवी सहाय को बड़ी पटखनी झेलनी पड़ गई। मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हार गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर 128 सीटें तो जीती, लेकिन ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए वो संकट साबित होने वाला था जिस समय बिहार को पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मिलने वाला था। नतीजे सामने आए तो कांग्रेस को बड़ा दल होने के नाते लगातार चर्चा करनी पड़ गई और फिर विधायक दल के नेता के तौर पर महेश प्रसाद सिन्हा का नाम आगे कर दिया गया। लेकिन उनके नाम की भी चर्चा तब ज्यादा मुफीद होने लगी जब विनोदानंद झा के साथ वो चुनाव में 1 वोट अधिक हासिल कर विधायक दल के नेता चुने गए। लेकिन कांग्रेस के भीतरी कलह के कारण शायद कांग्रेस को यह महसूस हो गया कि सरकार बनाना उनके लिए आसान नहीं है। फिर विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण में कई पार्टियां एक साथ आकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, जिसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ और जन क्रांति दल जैसे तमाम छोटे छोटे पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से कर्पूरी ठाकुर को विधायक दल का नेता चुना गया, लेकिन जब विपक्ष की बैठक हुई तो कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ तमाम पार्टियों ने लगातार विरोध करना शुरू कर दिया। सबको लगने लगा कि क्या ये वो समय आकर कांग्रेस को एक मौका तो नहीं दिया जा सकता। इसलिए तमाम पार्टियों ने फिर से चर्चा करते हुए एक ऐसे नाम पर मुहर लगाने की बात सामने रखी जिसको लेकर उस समय के राजनीति को समझने वाले सभी लोग चौंकने वाले थे। जन क्रांति दल के एकमात्र विधायक महामाया प्रसाद सिन्हा को बिहार में मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया। उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात हुई और फिर केवी सहाय को पटखनी देने वाले महामाया बाबू को बिहार की सियासत की चाबी सौंप दी गई। उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर कर्पूरी ठाकुर को बनाया गया। फिर धीरे धीरे सरकार पर कई सवाल भी खड़े उठने लगे और फिर 1 साल के अंदर बाद ही महामाया बाबू को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। लेकिन इस 1 साल के दौरान एक ऐसी कहानी और एक ऐसी घटना भी घटी जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो के शुरुआत में की थी। वो विवाद जो आने वाले वर्षों में सियासत के लिए एक बड़ा चर्चा का विषय बनने वाला था। यह विवाद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मुख्यमंत्री के बीच इतना तनातनी का था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह कहना पड़ गया कि साहब आप आईएएस तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जरूर बन सकता हूं। ये नेता कोई और ये अफसर कोई और नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा उस समय संथाल परगना के जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे और मुख्यमंत्री वहां दौरे पर गए थे। मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री और बेगूसराय के बड़े वामपंथी नेता चंद्रशेखर सिंह भी थे और चंद्रशेखर सिंह और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच लगातार तनातनी बढ़ती चली गई। मुख्यमंत्री ने तुरंत ये खबर भेजी कि डीएम साहब आप अभी केबिन में आइए। डीएम साहब जब केबिन में पहुंचे तो मुख्यमंत्री के साथ लगातार गंभीर चर्चा होने लगी और विवाद इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ऐसे करेंगे तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने एक डीएम इतने रौब में जवाब दिया कि जिसकी चर्चा आज भी ब्यूरोक्रेसी से लेकर पॉलिटिकल घरानों तक जरूर होती होगी। यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री के सामने सीधे शब्दों में यह कह दिया कि साहब आप आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं नेता और मुख्यमंत्री जरूर बन सकता हूं। यशवंत बाबू बाद में राजनीति से जुड़े, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जरूर बने। फिर केंद्र पहुंचे तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय का पदभार भी संभाला और अपनी आत्मकथा में यशवंत सिन्हा ने इन तमाम बातों का जिक्र भी किया है। तो ये कहानी थी बिहार के चौथे मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा के बारे में। आगे की सियासी सफर में बिहार के 5वें मुख्यमंत्री की कहानी को लेकर फिर हम लौटेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।